वालेकुम दोस्तों सन 1962 में पाकिस्तानी साइंसदानों ने पहला मौसमियाती रॉकेट रहबर 1 आज के दिन फिजा में रवाना किया था। ये 7 जून 1962 की बात है। पाकिस्तान के 5 नौजवान साइंसदानों का एक ग्रोह डॉक्टर अब्दुल सलाम के हमरा बलूचिस्तान के साहिली इलाके सोनमियानी में जमा है। मई 1988 में बलूचिस्तान में किए गए न्यूक्लियर धमाकों से 36 साल कबल इस दिन बलूचिस्तान की सरजमीन पर एक और साइंसी तजर्बा होना था। ये तमाम साइंसदान पाकिस्तान के पहले रॉकेट को खला में भेजने की तैयारी कर रहे थे। सूरज गुरूब हो चुका था और रात के 8 बजने में अभी 7 मिनट बाकी थे। फिर काउंटडाउन शुरू होता है 3, 2, 1 और फिर पाकिस्तान का पहला रॉकेट रहबर 1 कामयाबी से बालाई फिजा में लॉन्च होकर अपने बाद आने वाले मजीद रॉकेट्स के लिए एक रहबर बन जाता है। सिर्फ यही नहीं, इस लॉन्च के साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया समेत जनूबी एशिया की वो पहली कुव्वत बना जिसने कामयाबी से खलाई तजर्बा सरअंजाम दिया। अब इस वाक़े को 61 साल हो चुके हैं, मगर इस प्रोजेक्ट के टीम लीडर डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा को आज भी वो दिन इसी तरह याद है जैसे कल ही की बात हो। ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ, पाकिस्तान ये मकसद कैसे हासिल कर पाया और टीम को इस दौरान क्या क्या चैलेंजेस दरपेश रहे। हुआयू के दूसरे जंग अजीम का इख्तिताम हो चुका था। जंग का मैदान अब जमीन की बजाय खला की तरफ मुंतकिल हो चुका था। जंग की नौइयत अब एक दूसरे को हथियारों के जरिए नुकसान पहुंचाने के बजाय मुआशी और साइंसी मैदान में पीछे छोड़ देने में बदल चुकी है। रूस और अमेरिका एक दूसरे को खलाई दौड़ में नीचा दिखाने के लिए पेदर पे है। अमेरिका हैरान है कि रूस ने खला में पहला इंसान पहुंचाने में सबकत कैसे हासिल कर ली। ये कायक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ऐलान करते हैं कि अमेरिका 60 की दहाई के इख्तिताम से कबल न सिर्फ इंसान को चांद पर उतारेगा बल्कि बहिफाजत वापस भी लाएगा। अपोलो खलाई प्रोग्राम के मुंतजिम अमेरिकी खलाई इदारे नासा के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था और उसके लिए कई ऐसे आदाद शुमार और साइंसी डेटा की ज़रूरत थी जो उसकी चांद पर लैंडिंग में मदद करे। उसे बहरीन के ऊपर मौजूद फिजा की सूरत हाल को जानने की भी ज़रूरत थी और जब उसने ये करने की ठानी तो पाकिस्तान का सितारा चमक उठा। सन 1961 में जब पाकिस्तान के उस वक्त के फौजी हुक्मरान जनरल अयूब खान अमेरिका के दौरे पर थे तो उनके साइंसी मुशीर आला नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम भी उनके हमरा थे। डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा उस वक्त पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से वाबस्ता थे और ट्रेनिंग के गरज से अमेरिका में मुकीम थे। दिन डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा वाशिंगटन में नासा के दफ्तर पहुंचे। वह हुकाम ने उस पाकिस्तानी वफद के सामने बहरीन के ऊपर मौजूद फिजा के मुतालिक डेटा न होने की मुश्किल रखी। नासा ने पेशकश की कि वह बहरीन के आसपास के ममालिक को रॉकेट टेक्नोलॉजी फराहम करने को तैयार है, सिर्फ एक शर्त के साथ कि उस रॉकेट से जो भी डेटा हासिल होगा उसका तबादला नासा से भी किया जाएगा। नासा के हुकाम ने उसी दिन डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा को अपने एक खुसूसी तैयारी के जरिए मुल्क के दूसरे कोने में बहरी उक़यानुस के किनारे वाक़ वाल्व्स आइलैंड रॉकेट रेंज में भेज दिया, जहां उन्हें तमाम आलात और सामान के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। पूरी रात वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करते रहे और अगले दिन वो दोबारा वाशिंगटन में नासा के दफ्तर में दोबारा डॉक्टर अब्दुल सलाम के हमरा अपनी रिपोर्ट के साथ पहुंचे। उसी दिन नासा ने पाकिस्तान से कहा कि अगर आप हामी भरे तो हम ये प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं और उसके सिर्फ 9 माह बाद ही सोनमियानी में न सिर्फ रॉकेट रेंज भी बनाई गई बल्कि रहबर सीरीज के अवलीन रॉकेट भी लॉन्च कर दिया गया। इंडिया ने ये कारनामा उसके 15 माह बाद नवंबर 1963 में अंजाम दिया। डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा की ड्यूटी लगाई गई कि वो टीम इकट्ठी करे। उनके साथ डॉक्टर सलीम महमूद जो बाद में सुपार्को के चेयरमैन रहे भी ट्रेनिंग पर अमेरिका में मौजूद थे। 3 मजीद साइंसदानों अहमद ज़मीर फारूकी, मोहम्मद रहमतुल्लाह और सिकंदर जमान को भी अमेरिका बुलवा लिया गया और ये मुख्तसर सी टीम अपने काम में जुट गई। सबसे पहला मरहला पाकिस्तान में रॉकेट रेंज के क़याम का था जो उस वक्त तक यहाँ पर मौजूद नहीं थी। इस काम के लिए सदर अयूब खान ने तजवीज़ दी कि सोनमियानी में वाक़या फौज की आर्टिलरी रेंज को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर अफरादी क़ुव्वत के रहनुमा का इंतज़ाम और दीगर सहूलियात पहले से मौजूद थी। इस तजवीज़ को कबूल किया गया और फौरन इस आर्टिलरी रेंज को पाकिस्तान की पहली रॉकेट रेंज में बदलने का काम शुरू कर दिया गया। तमाम सामान मार्च 1962 तक पाकिस्तान पहुंच गया और तब तक रॉकेट लॉन्च की जिम्मेदार टीम ने फौज के इंजीनियरिंग शोबे की मदद से मिलकर आर्टिलरी रेंज को रॉकेट लॉन्च के लिए मौजूद शक्ल दे दी थी।
तजर्बा ये करना था कि रॉकेट के जरिए फिजा में 50 से 100 मील की बुलंदी पर सोडियम के बुखारात छोड़े जाएंगे, जिन्हें सूरज के गुरूब होने के बाद उफ़क़ के नीचे से आने वाले सूरज की रोशनी से मुनाकिस होना था। और उसके बाद बुलाड़ी, लासबीला हब और कराची एयरपोर्ट के मकाम पर कैमरे नस्ब किए गए, जिन्होंने बैक वक्त बगैर एक सेकंड के वक्त के उन बुखारात की तस्वीर लेनी थी। इस मकसद के लिए पाकिस्तानी फिजाइया के तैयारों में इस्तेमाल होने वाले जासूस कैमरों को ज़मीन पर नस्ब कर दिया गया और उनको आपस में मुंसलिक करके बैक वक्त तस्वीर लेना मुमकिन हो पाया। इन बुखारात की तस्वीर का बगैर कंप्यूटर की मदद के तवील हिसाबात के जरिए तज्जिया किया जाना था, जिससे बालाई फिजा के दर्जे हरारत और वहाँ पर हवा का रुख मालूम हो जाता, जिसकी नासा को अपोलो प्रोग्राम के लिए ज़रूरत थी। रहबर 1 रॉकेट 3 मरहलों पर मुश्तमिल था और हर मरहले की कामयाब तकमील के बाद टीम को खुशी भी होती और इज़्तिराब भी कि अगला मरहला कैसा रहेगा। मगर ये तजर्बा कामयाब रहा। नासा की अपनी ज़रूरत पूरी हुई और पाकिस्तान ने नासा की इस पेशकश का फ़ायदा उठाकर खुद को खलाई दौड़ में एशिया का सरफहरस्त मुल्क साबित किया। आज इंडिया के इसरो ने चांद पर सॉफ्ट लैंड किया है और सूरज के लिए आदित्य L1 मिशन रवाना कर चुका है। 1960 की दहाई में सुपार्को पूरे एशिया में टॉप पर थी, लेकिन सवाल यह है कि फिर आने वाले वर्षों में पाकिस्तान इस खलाई दौड़ में इतना पीछा क्यों रह गया। क्योंकि रहबर 1 रॉकेट के लॉन्च के बाद पाकिस्तानी साइंसदानों ने सोचा कि क्यों न मुल्क में खुद ही रॉकेट्स तैयार किए जाए। अमेरिका मुफ्त रॉकेट्स फराहम करने के लिए तैयार था, मगर पाकिस्तान अपने रॉकेट्स बनाना चाहता था। चुनांचे जापान और फ्रांस के टेक्नोलॉजी का मुआयना किया गया और बल आखिर फ्रांस की टेक्नोलॉजी ज़्यादा मौजूद करार पाई। फ्रांस से टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए पाकिस्तानी साइंसदानों को फ्रेंच जुबान सिखाई गई और खसूसी तौर पर कराची और फ्रांस में कोर्सेज करवाए गए ताकि वह फ्रांसीसी इंजीनियर से गुफ्तगू करके टेक्नोलॉजी समझ सके। उसके बाद कराची में माड़ीपुर के मकाम पर रॉकेट्स की तैयारी का प्लांट लगाया गया, जहां से तैयार होने वाले रॉकेट से 1969 में पाकिस्तान ने तजर्बे शुरू किए, जिन्हें शिपर सीरीज कहा गया। लेकिन आज सुपार्को ज़वाल पजीर क्यों है? पाकिस्तान ने हालिया बरसों में चीन की मदद से कई सैटेलाइट लॉन्च की है, तो एक ऐसा मुल्क जो खुद अपना रॉकेट लॉन्च कर रहा था अब सैटेलाइट्स लॉन्च के लिए चीन पर मुनहसर क्यों है, जबकि पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद और मरीख पर मिशन भेज रहा है। पाकिस्तानी इस खलाई दौड़ में ऐसे ही मौके का फायदा उठाकर शामिल हो गया था, लेकिन मुल्क के पास इस हवाले से विजन नहीं था कि पाकिस्तान ने बलाई फिजा के बाद बाकायदा खिला में भी कदम रखने हैं। हमारे सिफातों को पहला दचका तो 70 की दहाई में ही लग गया था, जब डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान छोड़कर चले गए। अब वो छोड़कर क्यों गए? हमारे मजहबी जुनून के समारात पे दर्जनों तसल्ली बख्श तहरीर ऑनलाइन मिल जाएंगी। डॉक्टर अब्दुल सलाम के बाद कई बड़े साइंसदानों ने सुपार्को को संभाला, लेकिन कुछ ही अरसे में हमारी रियासती तरजीहात बदल गई। रियासत के करता दरताओं को जल्द ही अंदाजा हो गया कि आसमान के तारे टटोलने से बेहतर है कि अपनी दुनिया और आखिरत की फिक्र की जाए, क्योंकि सुपार्को से ज्यादा फंडिंग मदारस और जिहाद के नाम पे मिलती है। सुपार्को की गुमनामी के पीछे हमारे रियासती अदम तवज्जी, सियासी अदम इस्तेहकाम, महदूद बजट और पेचीदा बैनुल अक़वामी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का भी हाथ है। जब स्पेस टेक्नोलॉजी में जिद्दत का दौर आया, पाकिस्तान उस वक्त सियासी कश्मकश और दहशतगर्दी के आफरियत में गिरा हुआ था। जो इदारा पिछले 30-40 वर्षों से पाकिस्तान ओलंपिक फेडरेशन की तरह एक कोने में ऑटोमेटिक मोड पे चलता छोड़ दिया गया है। इस सुपार्को में कौन आया, कौन गया, क्या नई जिद्दत लाई गई, कौन सी नई तहकीक हुई, सुपार्को चला कौन रहा है, सुपार्को में हो क्या रहा है, ये सब जानने में किसी को दिलचस्पी ही नहीं। बलाशुबा कहा जा सकता है कि सुपार्को और पाकिस्तान के दीगर साइंटिफिक रिसर्च इदारे मुल्क के नौजवान साइंसदानों को मुतवज्जा करने में नाकाम रहे हैं और यही नौजवान साइंसदान बाहर ममालिक में जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा।